नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो हालिया तनाव इतना बढ़ गया है, उसी पर गहराई से बात कर रहे हैं। जो जानकारी हमारे सामने है, वो इशारा तो यही करती हैं कि कैसे एक लंबे समय से जो एक छिपा हुआ संघर्ष चल रहा था, वो अब खुलकर सामने आ गया है। इसकी शुरुआत हुई इज़राइल के एक बड़े हवाई हमले से, नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। सुनने में आया है कि करीब 200 लड़ाकू विमान शामिल थे इसमें, और उन्होंने ईरान के अंदर कई जगहों पर हमले किए। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि निशाना सिर्फ कोई मिलिट्री बेस नहीं थे। हमले में ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है, उनसे जुड़े अहम स्थल जैसे नतांस परमाणु सुविधा, उसको भी निशाना बनाया गया। और तो और ईरान का जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, उनको भी। खबरें तो ये भी हैं कि मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी और जनरल हुसैन सलामी जैसे काफ़ी सीनियर कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। अच्छा, इज़राइल का कहना है कि ये हमला ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ज़रूरी था, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसने भी ईरान की कुछ गतिविधियों पर चिंता जताई थी। हाँ, ये उनका तर्क है, लेकिन जाहिर है ईरान इसे एक सीधी उकसावे की कार्रवाई, एक एग्रेशन के तौर पर देख रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद की भूमिका की भी काफ़ी बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, मोसाद का रोल बहुत अहम बताया जा रहा है। जानकारी ये है कि मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर मौजूद थे और वो वहीं से इजरायली पायलटों को बिल्कुल सटीक लोकेशन और खुफिया जानकारी दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान के अंदर से ही ड्रोन हमले भी कोऑर्डिनेट किए। इससे हुआ ये कि ईरानी रडार सिस्टम जाम हो गए और फिर फाइटर जेट्स के लिए रास्ता साफ हो गया। ये तो काफी अंदर तक की पहुंच दिखाता है। हाँ, ये तो कुछ वैसा ही तरीका है। याद होगा जैसे यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन स्पाइडर में किया था, दुश्मन के इलाके में एजेंट और वो ड्रोन हमलों को गाइड कर रहे थे। तो ये कासिम सुलेमानी के बाद सबसे हाई प्रोफाइल हत्याएं मानी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि परमाणु वैज्ञानिकों को भी इतने खुले तौर पर निशाना बनाया गया है, जैसे पूर्व परमाणु ऊर्जा प्रमुख फेरेदुन अब्बासी का नाम आ रहा है। पहले इस तरह के ऑपरेशन छिपकर होते थे या कम से कम जिम्मेदारी नहीं ली जाती थी, अब ये खुलेआम हो रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। पहले इजराइल ऐसी कार्रवाइयों से इनकार कर देता था, या साफ तौर पे कुछ कहता नहीं था। हाँ। लेकिन अब वो खुले तौर पर इनकी जिम्मेदारी ले रहा है। ये शायद ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, एक कड़ा संदेश कि वही अब आपकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फेरेदुन अब्बासी के साथ मोहम्मद मेहदी समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जो सीधे सीधे परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया, काफी तेजी से। बिल्कुल, जवाब तो आना ही था। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मिसाइलें तेल अवीव शहर में गिरीं, यहां तक कि इजरायली डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर के पास भी। ईरान ने इसे इजरायली हमले का सीधा जवाब और युद्ध की कार्रवाई का जवाब बताया है। इसमें इजरायली नागरिकों के हताहत होने की भी खबरें हैं। हाँ, कम से कम 3 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर है इन हमलों में। ये सब देखकर ये सोचना भी अजीब लगता है कि ये दोनों देश हमेशा से इतने बड़े दुश्मन नहीं थे। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले तो कहानी कुछ और थी। हाँ, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शाह के ज़माने में, क्रांति से पहले, ईरान और इजराइल के बीच एक गुप्त लेकिन काफ़ी मजबूत गठबंधन था। वो खुफिया जानकारी साझा करते थे, सैन्य सहयोग था। मोसाद और ईरान की जो उस वक्त की एजेंसी थी सवाक, वो मिल के काम करती थी। ईरान तो उस समय इजराइल को तेल सप्लाई करने वाला एक बड़ा देश भी था। लेकिन फिर 1979 की क्रांति हुई और सब बदल गया। बिल्कुल, सब कुछ पलट गया। क्रांति के बाद ईरान की जो नई सरकार आई, आयतुल्लाह खुमैनी की, उन्होंने इजराइल को एक नाजायज राष्ट्र घोषित कर दिया। फिर 1990 के दशक में जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की महत्वाकांक्षाएं दुनिया के सामने आईं, तो ये दुश्मनी और गहरी होती चली गई। जो देश कभी कह सकते हैं पर्दे के पीछे सहयोगी थे, वो 2000 के दशक तक आते आते एक शैडो वॉर, प्रॉक्सी युद्ध में उलझ गए। और आज देखिए, ये स्थिति एक खुले सैन्य टकराव तक पहुंच गई है। और इस सारे तनाव के केंद्र में ऐसा लगता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है। 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी, उससे अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया था। बिल्कुल, और अब ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ये समझना जरूरी है कि हथियार बनाने के लिए चाहिए 90% शुद्धता, तो 60% उसके काफी करीब माना जाता है। तकनीकी तौर पे असल में 60% तक पहुंचना ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार आप वहां पहुंच गए तो 90% तक जाना सापेक्ष रूप से आसान है। और यही इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है।
उन्हें लगता है कि ईरान बस कुछ ही कदम दूर है परमाणु हथियार बनाने से। तो अब स्थिति काफी नाजुक मोड़ पर है। बेहद नाजुक, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल साफ कह रहा है कि वो ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरत पड़ी तो वो और कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ ईरान बदला लेने की बात कर रहा है। उसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर जो बातचीत चल रही थी उसे भी फिलहाल रोक दिया है। और अमेरिका का रुख क्या है इस पर? अमेरिका ने देखिए खुद को इजरायली ऑपरेशन से तो अलग बताया है, कहा कि हमें पहले से नहीं पता था, लेकिन साथ ही इजराइल का समर्थन भी किया है। अपनी मिडल ईस्ट फ्लीट को भी अलर्ट पर रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे गुड कॉप बैड कॉप रणनीति की तरह देख रहे हैं। मतलब इजराइल दबाव बना हुआ है और शायद अमेरिका पर्दे के पीछे ईरान को बातचीत के टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा हो। तो फिलहाल तो दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। इजराइल अपनी सुरक्षा का हवाला दे रहा है और ईरान अपनी संप्रभुता और जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या बड़ी ताकतें इस तनाव को और बढ़ने से रोक पाएंगी? हाँ बिल्कुल। क्या कूटनीति के लिए अभी भी कोई रास्ता बचा है, या ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध, एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। और एक बात और सोचने वाली है, जब दशकों पुराना ये छिपा हुआ युद्ध, ये शैडो वॉर इस तरह खुलकर सामने आ जाता है, तो मध्य पूर्व की जो पहले से ही इतनी अस्थिर भू राजनीति है, उस पर इसका लंबे समय तक क्या असर पड़ेगा? क्या हम वाकई दुश्मनी के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं? ये देखने वाली बात होगी।